नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर दीवान साहब, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि दो बड़े युद्ध जो विश्व में चल रहे हैं, एक तो यूक्रेन रशिया का, ना सीज फायर है ना बंद है। एक का जब दिल करता है उस पर अटैक करता है, दूसरा जिस दिल करता है अटैक करता है। दूसरा हमास और इसराइल का है, जो एक अलग सा रुख ले जा रहा है। अब उनकी क्या कंडीशन है, दोनों के युद्ध के बारे में बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिगेडियर साहब, युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन का भी चल रहा है। यूक्रेन का तो कुछ पता नहीं चल रहा है, कब रशिया का दिल करता है उस पर अटैक कर देता है, कब यूक्रेन का दिल करता है उस पर अटैक करता है। लेकिन हमास और रशिया जो इसराइल का वो युद्ध चल रहा है, वो खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। अब वहाँ के क्या हालात है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, पहले मैं आपके बात करूं यूक्रेन और रशिया की, वो आई वुडंट कॉल इट अ स्टेलमेट, बट ये है कि जो सपोर्ट थी यूक्रेन के लिए नेटो की या वेस्ट की, वो थोड़ी सी डिम होती जा रही है। और रशिया को जो उन्होंने सैंक्शन लगा के उनके ऑयल पे उनकी प्राइस कैपिंग करने की कोशिश की, वो फेल हो चुकी है। यानी कि रशिया ऑलमोस्ट जो है सैंक्शन से उभर चुका है। तो वो थोड़ी सी लड़ाई जो है इस वक्त ठंडे बस्ते में जा रही है, उसके ऊपर तवज्जो कम दी जा रही है, ज़्यादा दी जा रही है मिडिल ईस्ट। ये थक चुके हैं, दोनों कंट्री जैसे थक चुके हैं। थक नहीं मैं कहूँगा, रशिया के पास अभी भी ऑप्शंस हैं और यूक्रेन के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल पड़ रही है, बिकॉज जो उन्होंने आई थिंक $110 बिलियन की एड मांगी थी अमेरिकन सेनेट से, वो मुझे नहीं पता कि अभी तक वो अप्रूव हुई है। कहा यह जा रहा है कि उसके अप्रूव होने के चांसेस कम हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका में भी डोमेस्टिक इलेक्शंस हैं, तो बाइडेन को भी अब हर चीज़ सोच समझ के करनी है। हालांकि उसने बोला था कि इजराइल को भी मैं नहीं दूंगा क्योंकि उन्होंने हमारे बंधक नहीं छोड़ाए, परंतु एड अप्रूव कर दी है। एमुनिशन पाकिस्तान बना रहा है और वो एमुनिशन उड़ के जा रहा है साउथ साइप्रस में, साइप्रस से वो जा रहा है इजरायली एरियाज़ के ओवर इन अमेरिकन दिस थिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फोकस है वो सारा का सारा शिफ्ट हो गया मिडिल ईस्ट में, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में इजराइल हार जाता है तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहाँ बिल्कुल समझो ख़त्म है। इट इज़ टोटली वॉर विन फॉर द ईरान, टर्की एंड अरब फोर्सेस। हालांकि सऊदी अरेबिया अभी भी अनडिसाइडेड है। जहाँ तक वॉर की सवाल है, वहाँ गाज़ा स्ट्रिप में जो उनका मैक्सिमम टनल नेटवर्क है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, और उनके जो लीडरशिप है हमास की वो भी काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉयड है। बट जो उसका टॉप लीडर है, जो सरगना है, जिसके साथ अमेरिका डायरेक्टली ईरान और टर्की डील करते हैं, उनको पैसे देते हैं, मदद देते हैं, वो अभी तक इनके हाथ में नहीं आया। और जहाँ तक नॉर्थ गाज़ा का सवाल है, समझ लिए नॉर्थ गाज़ा इज रेज टू ग्राउंड, और अभी साउथ गाज़ा में भी हमले हो रहे हैं। जैसे जबेलिया कैंप था नॉर्थ गाज़ा में, तो वहाँ पे हमास ने उनको ह्यूमन शील्ड बना के यूज़ रखा है, तो इन्होंने जबेलिया कैंप को भी रेड कर दिया कि कोलैटरल डैमेज होती है तो होने दो। और साउथ गाज़ा में अब वो वहाँ से जो उनके नागरिक हैं वो कहाँ जाएँ, बिकॉज जो इजिप्ट है वो कहता है कि मैं इनको नहीं लूँगा, क्योंकि इजिप्ट को मालूम है एक बार वो अंदर आ गए तो फिर वो ज़िंदगी भर के लिए उसके लिए बर्डन बन जाएंगे। तो अब ये कहाँ जाएँ? वेस्ट बैंक में हिजबुल्लाह बहुत एक्टिव हो गया है, और वहाँ पे हिजबुल्लाह के एक्टिव होने के कारण इजराइलीज़ की भी स्ट्राइक्स बढ़ गई हैं। और वेस्ट बैंक के अंदर जो मेजॉरिटी एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारी इजराइली सेटलमेंट्स भी हैं, तो वो भी एक इशू बनता जा रहा है। फिर उसके बाद जो सदर्न लेबनन है, यानी कि सदर्न लेबनन में यानी कि समझ लीजिए सारा हिजबुल्लाह की सेटलमेंट्स हैं, तो इजरायली बॉर्डर के ऊपर जो है वहाँ पे, और वहाँ पे भी युद्ध चल रहा है, पर वहाँ कोई ऑफेंसिव नहीं है। परंतु सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम की बात है वो ये है, ये येमन से जो हुतीज़ हैं, अगेन ईरान बैक्ड, उनकी सपोर्ट से, यानी कि इनके पास सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल्स हैं, कैन यू बीट इट। इनके पास नेवी है, इनके पास हर किस्म के वेपन्स हैं, और ये वहाँ से सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल से अटैक कर रहे हैं इसराइल की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को। तो इसराइल के अभी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट पे हैं। पर इससे भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, उसने रेड सी, और रेड सी से जो सिनाई डेजर्ट में, मीन सुएज कैनाल से लेके रेड सी पूरा, फिर नीचे जो उसकी स्ट्रेट है बाब अल मंडब, और वो आगे आता है अरेबियन सी में, और उसके बाद ऊपर आपकी ये अपनी है ये गल्फ ऑफ पर्शिया, एंड दूसरी स्ट्रेट का नाम भूल रहा हूँ मैं। अब ये जो जगह हैं, ये दुनिया का 90% ट्रेड जो है वो इनसे गुजर के ईस्ट वेस्ट का करता है। ऑयल जो है वो भी कुवैत वैत सबसे जो आता है वो वहाँ से आता है। अब वो हुतीज़ कहते हैं कि कोई भी शिप, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, कोई भी शिप किसी भी कंट्री का हो, अनलेस वो हमास के लिए एड लेके जा रहा है, हम उसको उड़ा देंगे। और अटैक कर चुके हैं, कुछ शिप्स को वो कॉन्फिस्केट कर चुके हैं,
और उनकी सारी जो डिप्लॉयमेंट है, वो जो जितने भी बंदरगाह हैं येमेन के ऑन द रेड सी, वहाँ सब जगह उनकी 4 हैं, चारों की जगह हूतीज़ की डिप्लॉयमेंट है। हूतीज़ हालांकि येमेन के ऑफिशियल नहीं हैं, बट वो उनका पूरा समर्थन है हासिल है, क्योंकि उन्हें उनके समर्थन से ही येमेन की गवर्नमेंट बनी है। और जितना नीचे अब आ जाओगे आप अरेबियन सी में, तो वहाँ पे भी वो कोई भी नेवी की जो कमर्शियल शिपिंग है उसको प्रमोट नहीं करेंगे। अब अमेरिका ये देख रहा है कि भाई अगर मैंने अपने कमर्शियल शिप लाइन चलनी है तो हम उनको आर्म प्रोटेक्शन देंगे, यानी कि नेवी, अमेरिकन नेवी उसको एस्कॉर्ट करेगी। वहाँ में इनके 2 कैरियर ग्रुप मेडिटेरेनियन में और एक इधर भी है, और दीगो गार्सिया में भी इनकी बहुत सारी सब्सटैंशियल बेस है जो अरेबियन सी के अंदर है। तो ये जो एक बहुत ही खतरनाक पॉइंट बनता जा रहा है, और इजराइल भी खुल के कह रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को बोला कि आप हमें हॉस्टेजेस जब तक नहीं मिलते हैं तब तक आप कुछ बड़ी बात नहीं करेंगे, हम आपकी एड भी रोकेंगे। बट इजराइल ने बोल दिया आपने जो करना करो, और हम चाहते हैं कि आप हूतीज़ के ऊपर अटैक करो। और हूतीज़ ने बाय द वे जो अमेरिकन आर्मी स्टेशन है कुवैत में, बहरीन में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, सीरिया में, जॉर्डन में, इराक में, वहाँ पे उनके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए ताकि वो प्रोवोक हों। क्योंकि अगर अमेरिका करता है तो एक वॉर जो है वो कन्फ्लिग्रेट हो जाएगी। शायद इराक और ईरान और टर्की भी उसके अंदर ऑफिशियली आ सकते हैं। तो अमेरिका वो करना नहीं चाहता, और इजराइल ने अल्टीमेट दे दिया है कि अगर आप इनको नहीं मारोगे तो हम इनको मारेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारा एक और फ्रंट भी खुलता है तो हम खोल देंगे। और ये सब बातें जब चल रही हैं, अब इसमें मज़ेदार बात ये आ रही है कि अमेरिका एक जगह बोल रहा है कि भाई आप ना युद्ध को बंद करो, हमें हॉस्टेजेस चाहिए। अब ये क्यों कह रहा है? क्योंकि डोमेस्टिक प्रेशर है, इलेक्शन आने वाली है बाइडेन। बिल्कुल बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम इनको भी $101 बिलियन की एड अप्रूव करा ली सेनेट से, और उनको ये भी परमिशन दे दी कि वो अपने वेयर हाउसेज बनाएं इसराइल में। यानी कि जो स्टॉक पाइल है, अमेरिकन स्टॉक पाइल, वो स्टॉक ही इसराइल में करो कि देने के लिए वो जो लॉजिस्टिक्स टाइम गैप है वो कम हो जाए। तो इस किस्म की सिचुएशन में यहाँ मेरा ये मानना है कि मोस्ट प्रोबेबली ये स्टेटस को ही रहेगा। अमेरिका इतनी बेवकूफ़ी नहीं करेगा अनलेस हूतियों की तरफ से बहुत ज़्यादा वार बढ़ जाता है ईरान के बहकावे पे। अब ये डिस्कस मैं कर रहा था किसी इकोनॉमिक्स के साथ, तो बोले बिगड़े साहब ये रहने दो, ये सब बातें हैं, ये चलता रहा है, और उनकी आर्म्स इंडस्ट्री है वो चल रही है, युद्ध चल रहा है। तो मैं कहा युद्ध चल के भड़क के आउट ऑफ कंट्रोल भी तो हो सकता है। मैं नहीं बोलता वर्ल्ड वॉर बनेगी या न्यूक्लियर वॉर बनेगी, पर आउट ऑफ कंट्रोल तो हो सकता है ना। वो कहते हैं सर ऐसा है कि जिस दिन इकॉनमी, बिकॉज दुनिया में आज तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इकॉनमी, बिल्कुल, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए आपको चाहिए प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन्स मिलिट्री। तो ये 2 चीज़ें ही हैं। कहते जिस दिन उनको लगेगा कि हमारी शेयर मार्केट नीचे जा रही है, अभी देखो इंडिया की देखो, अमेरिका की देखो, और वर्ल्ड की दूसरी मार्केट्स को देखो, सब चढ़ रही हैं, बिकॉज वो सेल्स बढ़ती जा रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, चाहे वो रिलीफ मटेरियल है, चाहे वो आर्म्स हैं, चाहे वो एमुनेशन है, जो भी है वो सब बिक रहा है इसी की वजह से। कि कौन किसको दे रहा है दैट डजंट मैटर। बट मान लो कल को ये सारी इंडस्ट्रीज नीचे आनी शुरू हुई, ये बोला उस ऑटोमेटिकली आ गई है युद्ध को बंद कर देंगे। तो इस बात में तर्क तो है, बट मैं ये कहता हूँ कि ये तो एक इंटेलेक्चुअल तर्क है विच इज़ वेरी वेरी वैलिड। बट जो हूती हैं या ईरानियन हैं जो गज़वाए हिंद या निज़ाम मुस्तफ़ा पूरी दुनिया में चाहते हैं, या वो क्या बोलते हैं वो मुस्लिम स्टेटहुड चाहते हैं, यूरोप में भी है सब, उनके दिमाग में, किसी के दिमाग में, खुराफाती माइंड में कोई उल्टी सीधी बात आ गई, या किसी के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स लग गए, या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया, जो कहते हैं 80% सक्सेसफुल हो चुका है, तो उस सिचुएशन में डिस्ट्रक्शन बिल्कुल निश्चित है। इस पोजीशन में भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत का मतलब अभी तक तो जैसे देखा जाए तो खैर मैं नहीं एडवोकेट करता कि डिस्ट्रक्शन हो, निर्दोष लोगों की जान जाए, और मैं ये भी नहीं एडवोकेट करता किसी एक की कोई सत्ता बने। हमें एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी चाहिए। और बस देखा जाए इस वक्त हमारी मार्केट भी छलांगे मार रही है, बहुत ऊंची जा रही है, और इन सब की वजह से बहुत सारी सप्लाई चेन्स डिस्ट्रॉय हो रखी हैं, और वो न्यू सप्लाई चेन्स के लिए पूरा यूरोप इंडिया की तरफ मुंह कर रहा है। बाकी और बड़े बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, ब्रिटेन वो भी इंडिया की तरफ मुंह कर रहा है। और इंडिया का जीडीपी अभी मोदी जी ने बोला कि 2029 तक मैं 3rd लार्जेस्ट ले आऊँगा, 5th तो ऑलरेडी हो गया। जिस यूके ने आपको 100 साल आपके ऊपर राज किया, आपके पता नहीं कितने बिलियन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की संपत्ति लूटी, आज वो आपसे नीचे की इकॉनमी है। तो वो फ़ायदा तो हो रहा है।
और अगर ये चलता रहेगा ऐसे तो हमारे लिए अच्छा है, और अगर ये गलत कुछ गड़बड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर उसका ऑफ कोर्स नहीं, हमारे एक तो इंडिया में भी इलेक्शंस आ रहे हैं, अमेरिका में भी इलेक्शन आ रहे हैं, कि ये डोमेस्टिक पोजीशन जो है इसका भी असर पड़ रहा है इसके बारे में। डोमेस्टिक पोजीशन ये है कि हमारे जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज वाले हैं या प्रो इस्लामिस्ट हैं, वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर की निंदा कर रहे हैं कि आप हमास को क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं, पैलेस्टीनियन को क्यों नहीं, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो हम पीएलओ के साथ थे नॉन अलाइन वर्ल्ड में। यासिर अराफात हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे। उस वक्त हमने इसराइल को रिकग्नाइज भी नहीं किया हुआ था, ये हमने बड़ा बाद में उनको रिकग्नाइज किया है। और आज सिचुएशन ऐसी है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मिलिट्री इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हम इसराइल के साथ अलाइंड हैं। पर देखिए मास्टर स्ट्रोक है ये हमारे फॉरेन ऑफिस की, कि उन्होंने ये नहीं बोला कि इसराइल ठीक है या हमास ख़राब है, उन्होंने ये बोला वी आर डेड अगेंस्ट टेररिज्म। टेररिज्म इन एनी फॉर्म जो है वो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, परंतु एट द सेम टाइम हमास को हमने रिलीफ मटेरियल भेजा है। तो अब ये जैसे रशिया के साथ हमारा हुआ, अब हमारे पास हमारे को रशिया का चीप ऑयल मिल रहा है। अब वो कहते हैं मोदी जी ऑयल की प्राइसेस क्यों नहीं कम करते, क्योंकि पुराने जो बॉन्ड कांग्रेस गवर्नमेंट ने बांटे हुए ऑयल बॉन्ड, तो अभी तो उसका ही रिकवर नहीं हो पा रहा, परंतु फ़ायदा तो हमको हो रहा है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी वैसे ही चलेगा। तो ये ऑपोजिशन पार्टीज़ इलेक्शन के टाइम पे खूब बोलेंगी भाई ये एंटी मुस्लिम्स हैं, इन्होंने हमास को नहीं किया, और वो बीजेपी वाले बोलेंगे भाई देखो हमने तो एड भेजी थी, हमने तो हमास को नहीं, हमने हमास को नहीं क्रिटिसाइज़ किया, यहाँ उन्होंने बोला इसराइल को नहीं किया, हमने बोला टेररिज्म इन एनी फॉर्म, एंड हमास ने क्या टेररिज्म है। अब ये शब्दों का हेर फेर है, और ये कौन सा नेता कितना अच्छा वक्ता है वो अपनी जो इलेक्शन रैली में लेट्स सी वो पता करेगा। तो इंडिया के ऊपर वो उस किस्म का फ़र्क पड़ेगा। ब्रिगेड साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।